परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्र नाथ शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के आपके अपने चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी कहानी संग्रह छाँव का सुख से ली गई कहानी और पर्स मिल गया का भाग 2 सुनाने जा रहा हूं। अब तक आपने सुना कि छोटी सी जगह के छोटी जोत के किसान का लड़का NIT नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है। उसका प्लेसमेंट भारत पेट्रोलियम कोयम्बटूर में होता है। वहीं वह ज्वाइन करने जा रहा है। अब आगे। बहुत से विद्यार्थी अपना प्रथम वर्ष तो कॉलेज, क्लास, कोर्स, कैंटीन को समझने की कवायद में ही बिताकर अपने अपने कर्तव्य को निभाते प्रतीत होते थे, परंतु नितिन ने अपने प्रथम वर्ष के भी एक एक पल का सदुपयोग किया। इसलिए प्रथम वर्ष में भी अपने सेक्शन में वह अव्वल आया। यह उसके कॉलेज जीवन का फर्स्ट माइलस्टोन था। कॉलेज के सेकंड तथा थर्ड ईयर में भी अच्छे अंकों के साथ वह उत्तीर्ण होता चला गया था। उसने अंकों को देखने से सेमेस्टर एवरेज भी बहुत अच्छा आ रहा था। उसने मेहनत करके अंकों को इस तरह हासिल करने की कोशिश की थी ताकि कैंपस सिलेक्शन के लिए आने वाली कोई भी कंपनी उसे अंकों के आधार पर अस्वीकार नहीं कर सके। अब फोर्थ ईयर यानी चौथा वर्ष आ गया था, जो अंतरण की पढ़ाई की दृष्टि से कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण था। इसी वर्ष में नया प्रोजेक्ट सबमिट करना था। इसी वर्ष में कंपनियां भी प्लेसमेंट के लिए आने वाली रहती थीं। इन सबों की पूरी तैयारी उसने कर ली थी। प्लेसमेंट, टेस्ट और इंटरव्यू की एक एक डिटेल्स को उसने वर्कआउट किया था। किसी भी प्रयास में वो पीछे नहीं रहना चाहता था, जिससे उसे बाद में अफसोस न रहे कि इस प्रयास में थोड़ी कमी रह गई। उसे अपने पेरेंट्स के सपने को जो पूरा करना था, और आज वह बहुत खुश था। भारत पेट्रोलियम, जो एक भारत सरकार का अभिक्रम है, ने मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में उसे सिलेक्ट कर लिया था। इस खुशी को पहले उसने माँ पिताजी को बताना चाहा था। उसने मोबाइल अपने पिताजी को भी खरीद कर दे दी थी। मोबाइल पर ही उनसे बात हुई, बाबा मेरा चुनाव भारत पेट्रोलियम में नौकरी के लिए हो गया है। उसने मोबाइल पर अपने पिताजी से बात कहनी चाहिए थी। पिताजी की आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? बाबा मैं नितिन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, सब ठीक है ना? और उन्होंने आई को मोबाइल थमा दी थी। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, यहाँ मैंने गणपति की पूजा रखी है। तुम्हारे बिना सब अधूरा लग रहा है। बहुत दिनों से घर नहीं आए हो, तुम्हें देखने का बड़ा मन कर रहा है। आई ने बेटे के जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। उसके मन में जो था बस कह दिया। आई को इससे नहीं मतलब था कि बेटी की नौकरी कहाँ हुई, या हुई तो कितना पगार मिलेगा, कहाँ नौकरी करेगा, वगैरह वगैरह। उसे तो बस इससे मतलब था कि वह अपने बेटे को बहुत दिनों से नहीं देख पाई है, उसे देखना चाहती है। आई के अंदर की भावना को नितिन ने अपने मन की परतों से अंदर तक उतरते हुए महसूस किया था। नितिन ने फोन पर बात करनी बंद कर दी थी। उसकी आंखों की कोर में अश्रु जल छलक आए थे। उसने मन बना लिया था कि कल की सवेरे वाली बस से वह अपने गांव जरूर जा रहा है। सवेरे वाली बस तो सवेरे ही खुलती थी। उसे पकड़ने के लिए भी सवेरे ही उठना था। हालांकि आज उसने अलार्म सेट कर दिया था, लेकिन उसके बजने से पहले ही वह उठ चुका था। नहीं, वह सोया ही कहाँ था, वह तो उठा हुआ ही था। उसने रात भर नींद कहाँ आई थी। वह घर पहुंचकर बाबा आई से मिलकर अपनी नौकरी मिलने की खबर सुनाएगा, और सुनाएगा तो वे कितने खुश होंगे। बहन भैया भैया कहकर अपनी शिकायत बोलेगी, तुम फोन क्यों नहीं करते हो, यहाँ गणपति उत्सव कैसे मनाया जा रहा है, गांव में तुम्हारी चर्चा होती रहती है। बाबूराव तलवारे का बेटा देखो इंजीनियर बन गया। यह पूरे परिवार और गांव के लिए भी गर्व का विषय है। इन्हीं ख्यालों में खोया रहा वह रात भर। आंखों से नींद गायब हो गई थी।
आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खुशनसीब रात थी। जल्दी जल्दी उसने सुबह वाली बस पकड़ी थी। आज मौसम खुला हुआ था। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण शहर और उसका यातायात अस्त व्यस्त हो गया था। बस पर बैठते ही लगा था कि किसी तकनीक द्वारा अगर बस उड़ने लगती तो वह कितना जल्दी घर पहुंच जाता। लेकिन ऐसा तो सिर्फ परी कथाओं में ही होता है। उसे घर जल्दी पहुंचने की उतावली में लग रहा था कि बस आज कुछ ज़्यादा समय ले रही है। लो भाई, यवतमाल आ गया, अब यहाँ से बस थोड़ी दूर और। यहाँ से कुछ और यात्री चढ़े थे। उसका ध्यान उन पर नहीं गया था। उसे तो बस घर पहुँचने की जल्दी थी। वहाँ से बस चली थी तब उसकी आंखें थोड़ी झपने लगी थी। रात भर जो वह सोया नहीं था। उसके गांव का स्टॉप आ गया था। कंडक्टर की ऊंची आवाज़ से वह जागा था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, पॉकेट में वॉलेट और मोबाइल, बस और कुछ नहीं, क्योंकि उसे जल्द ही कॉलेज लौटना था। कुछ सबमिशन बाकी थे और वे सारे निहायत ज़रूरी थे, इसलिए उसे तुरंत लौट जाना था। सारे यात्रियों के बस से ऊपर उतर जाने के बाद वह बस से उतरा था। थोड़ी हड़बड़ाहट भी हुई थी। बस कंडक्टर भी बुदबुदा रहा था, कैसे लोग हैं, इन्हें इनके गांव के स्टॉप आने के बाद भी इन्हें नींद से जगाना पड़ता है। उस समय तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। सड़क से गांव तक जाने के लिए सरोवर या बड़े झील नुमा तड़ाग से गुजरना पड़ता था। यह तड़ाग के पानी को झील का जो अलाव था वो रोकता भी था। इससे करीब 20-25 फुट चौड़ा सड़क बनाई गई थी और यह सड़क के रूप में इस्तेमाल होती थी, या कहें तो सड़क भी इसी के ऊपर से हो गुजरती थी। तड़ाग का पानी इसके ऊपर ना आ जाए, इसके लिए तड़ाग वहाँ पर गहरा था। उसके किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे थे ताकि पानी इसमें से घुसकर इसकी मिट्टी को बहा न ले जाए। तड़ाग में हमेशा पानी रहता था। इसे एक बड़ी नदी के नहर द्वारा जोड़ा हुआ था, जिससे अगर नदी में पानी अधिक आ जाता तो वह नहर से होता हुआ इस तड़ाग में आ जाता था। यह व्यवस्था आज़ादी के पहले की बनाई हुई थी। आज़ादी के बाद अन्य सारी व्यवस्थाओं की तरह इस व्यवस्था में भी मरम्मत द्वारा कायम रखने की कोशिश की जा रही थी ताकि इसका अस्तित्व कायम रह सके। वह जैसे ही तड़ाग के किनारे वाली सड़क पर चढ़ा था, जोर जोर से बारिश शुरू हो गई थी। तेज हवाओं के साथ साथ बौछारें भी पड़ने लगी थी। बौछारें इतनी तेज थी कि बदन में चोट जैसा लग रहा था। हवाओं के कारण तड़ाग के शांत जल में बड़ी बड़ी लहरें उठनी शुरू हो गई थी। सड़क पर ट्रैक्टर और बैलगाड़ी के चलने से गड्ढों की लीक बनी हुई थी। सड़क की काली मिट्टी पर अगर खाली पैर चला जाए तो मिट्टी का ही जूता बन जाएगा। इन्हीं लीक के गड्ढों से बचकर चलने के लिए पगडंडी खोजना इस घनघोर बारिश में कितना मुश्किल हो रहा था। दिन में ही अंधकार जैसा छाने लगा था। लग रहा था कि सारी प्राकृतिक हलचलें उसे घर तक पहुंचने से रोक रहे हों। अचानक हवाओं की गति बहुत तेज हो गई थी। आगे कुछ सूझ नहीं रहा था। जैसे उसके कदम बढ़े कि किसी की जोर जोर से सिसकियां सुनाई देने लगी थी। इस तेज बारिश में सिसकियां, उसका तो मन घबराने लगा था। कहीं इस झील नुमा तड़ाग की चुड़ैल बाहर निकलने को रो तो नहीं रही है। उसे ऐसे भूतों और चुड़ैलों की कहानी पर कम ही विश्वास था, लेकिन आज मन में उथल पुथल जरूर मच गई थी। उसने हिम्मत किया और गणपति का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसने देखा सामने कोई सड़क के किनारे बैठा तड़ाग की तरफ मुंह किए जोर जोर से रो रहा है। उसने आंख पर पड़ती हुई बूंदों को साफ किया और पूछा, क्या हुआ? एक रुआसी आवाज आई थी जिससे लगा कि किसी लड़की की आवाज है। मेरा बैग इस तेज आंधी में उड़ गया और झील में चला गया। उस बैग में मेरे सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं। वह जोर जोर से रोई जा रही थी। उसने झील की तरफ देखा, लगा कि कोई चीज झील के लहरों पर तैर रही है और अभी तो किनारे से दूर नहीं है, लेकिन देर होने पर वह किनारे से और दूर जा सकती है, ऐसा उसने अनुमान लगाया था। उसने तुरंत निर्णय ले लिया। अपने पैंट से अपना रुमाल निकाला, अपना वॉलेट और मोबाइल उसमें लपेटकर उस लड़की के हाथों में थमाया। झील के किनारे वहीं पर इमली के पेड़ पर चढ़ गया। इस पेड़ की कुछ शाखाएं झील की तरफ बढ़ते हुए झुक गई थी। इस पर चढ़कर बचपन में वह कई बार झील में छलांग लगा चुका था, इसलिए आज ऐसा करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने आगे छलांग लगाई, तैरते हुए बैग तक पहुंचा। एक हाथ से बैग को दबोचा और दूसरे हाथ से पानी को काटते हुए तैरकर किनारे पहुंच गया। वह बैग लेकर उसे थमाना चाहा, तब वह रोती हुई सिसकती हुई खड़ी हुई थी। उसने पानी की बूंदों पर भर आई
अपनी आंखों को पोंछा। उसके सामने जो स्त्री आकृति खड़ी थी उसे देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्त्री का सौंदर्य ऐसा होता है। वह बिल्कुल किसी संगमरमर के से तराश कर निकाली गई सजीव प्रतिमा जैसी लग रही थी। बारिश में बरसते पानी के कारण उसके वस्त्र उसके बदन से चिपक गए थे। फिर उसकी नज़रें जैसे जैसे झुकती जाती सौंदर्य के नए आयाम खुलते जाते। शायद कालिदास के यक्ष ने अपनी ऐसी ही सुंदरी को मेघों द्वारा संदेश भेजने की कोशिश की होगी, अथवा यह दुष्यंत की शकुंतला जैसी लग रही थी। उसके वक्ष प्रदेश से सटे हुए उसके वस्त्र उसके उभार के ग्लोबों के सर्वोन्नत बिंदुओं को भी नहीं छुपा पा रहे थे। उन्हीं शिखर बिंदुओं पर जाकर उसकी नज़रें टिक जाती। उसके हाथ में लड़की का बैग था जिसे वह उसकी ओर बढ़ा चुका था। लड़की ने उसके हाथ से बैग लिया, कंधे से लटकता हुआ अपना पर्स संभाला और खाली पैर ही सड़क पर तेजी से फिसलन भरी राह में अपने को संभालते हुए दूर चली गई। उसने जब नज़रों से नीचे देखा तो उस लड़की की चप्पलें वहीं उस कीचड़ में मिट्टी में दब गई थी। उसने चप्पलों को निकालते हुए पुकारा, आपकी चप्पलें। तब तक लड़की आंखों से दूर हो चुकी थी। तब उसे याद आया कि लड़की तो मेरे वॉलेट और मोबाइल दोनों ले गई। वॉलेट में उसके सारे एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स थे। मोबाइल में बहुत सारे एड्रेसेस, मैसेजेस और न जाने क्या क्या थे। अब क्या होगा? उसे अब अपने पर गुस्सा आ रहा था। एक अनजान सी लड़की को मदद करने का यही नतीजा होता है। चले थे उपकार करने, अब भुगतो। वह उदास मन से घर की ओर चला। उसकी दशा ऐसी थी जैसे किसी व्यापारी ने व्यापार में सूद के साथ मूल भी गंवा दिया हो। अब वह घर के आसपास पहुंच रहा था तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने हाथों में उस लड़की की चप्पलें ढोए हुए यहाँ तक आ रहा है। उसने गुस्से में चप्पलों को गांव के बाहर की झाड़ी में फेंक दिया। तो मित्रों, यह थी मेरी कहानी और पर्स मिल गया का दूसरा भाग। आपको यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। मेरी यह कहानी छाँव का सुख से ली गई है। उसे आप अमेजन किंडल के द्वारा डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसका विवरण इसके विवरण में नीचे दिया गया है। इसका लिंक से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। आप इस कहानी का अगला भाग एक दिन के बाद सुनेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके विचार मेरे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। फिर मिलते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद कहानी के अगले भाग के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।